बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, शुरू में आज हमने टेस्ट 1 कंडक्ट करवाया, तो स्टार्टिंग में टेस्ट 1 हम डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम अपने चैप्टर नंबर 4 पे चले जाएंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन कंसीडरिंग द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, सीट्रस पेरिबस डायरेक्ट द इकोनॉमिस्ट। सीट्रस पेरिबस का मतलब क्या इकोनॉमिस्ट की नजर में? ऑल अदर वेरिएबल्स रिमेन अनचेंज। डेल्टा ऑप्शन है। सेकंड में आए, आपके पास सारे खामोश रहेंगे, आपके पास दो डायग्राम्स बनी हैं। उसने कहा कि डी एंड सी इंडिविजुअल सप्लाई कर्व फॉर फ्लावर अरेंजमेंट पर वीक, assuming D and C are only produced in the market, what is the market quantity supply at $30? $30 के ऊपर मुझे मार्केट सप्लाई चाहिए। मार्केट सप्लाई क्या? इंडिविजुअल सप्लाई का सम। तो देखें, पहली वाली 30 के ऊपर सप्लाई कितनी है? 200। सेकंड 30 पे सप्लाई 50, तो 200 प्लस 50 टोटल मार्केट सप्लाई इज 250। दैट इज द बीटा। थर्ड वन, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। आपको पता मूवमेंट प्राइस की वजह से होती है, दैट इज अल्फा। फोर्थ वन इज अली, प्लीज अब बातें ना करें आपस में। अली डिमांड मोर बर्गर एज हिज इनकम राइज। इनकम ज्यादा, बर्गर की डिमांड ज्यादा, इसका मतलब बर्गर नॉर्मल गुड एक, क्योंकि इनकम ज्यादा होने से जिस गुड की डिमांड ज्यादा हो जाए वो नॉर्मल होती है, तो बर्गर इज अ नॉर्मल गुड। फिफ्थ, assume that tortilla chips and salsa are complement। दोनों आपस में कंप्लीमेंट है, तो कंप्लीमेंट की निशानी बता के दोनों में नेगेटिव रिलेशन होना, एक प्राइस ज्यादा दूसरे की डिमांड कम। कहता है टॉर्टिला की प्राइस कम हो गई तो सालसा की डिमांड बढ़ जाएगी, सीधी साधी बात है। तो डिमांड फॉर सालसा इंक्रीज, ये कहां पे? अल्फा में। 6 पर आए, गवर्नमेंट टैक्सेस दी प्रोडक्शन ऑफ कार। जब गवर्नमेंट ने कार की प्रोडक्शन पर टैक्स लगाया तो कार की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई होनी है। दैट्स व्हाई सब प्रोड्यूसर ने ये डिसीजन लिया होगा आज के बाद सब गाड़ियां कम बनाएंगे। व्हाट इज लाइकली टू डिक्रीज? द सप्लाई ऑफ कार एट एवरी प्राइस, डेल्टा। 7 में, अ गुड फॉर विच डिमांड इंक्रीज, डिमांड डिक्रीज व्हेन इनकम इंक्रीज। इनकम ज्यादा, डिमांड कम, दैट इज द इंफीरियर, बीटा। 8, which of the following is not held constant when demand curve is drawn? प्राइस ऑफ गुड कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि उसी से तो लॉ ऑफ डिमांड की कर्व बननी है। कांस्टेंट फिर कौन होता है लॉ ऑफ डिमांड में? अदर फैक्टर्स। तो 8 का आंसर चार्ली। 9 पे आ जाए, डिमांड फॉर गुड इज सेड टू बी इफेक्टिव ओनली व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद। ये डिमांड फॉर गुड की डेफिनेशन है। डिमांड तब इफेक्टिव होती है जब विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे हो। ठीक है, विलिंगनेस, मैं खरीदना चाहता हूं, एबिलिटी टू पे, मैं पैसे पे कर सकता हूं। 9 का बी। 10 में, डिमांड कर फॉर प्रोडक्ट विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। डिमांड लेफ्ट पे जाएगी, यानी कि डिमांड कम होगी। पहले पर आए जरा, इनकम ज्यादा डिमांड ज्यादा, पर हमने डिमांड कम करनी है। ऑप्शन ए गलत। इंक्रीज इन फैशन, डिमांड ज्यादा पर डिमांड लेफ्ट पे चाहिए, बीटा भी गलत। फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम तो उसकी डिमांड भी कम, तो यहां से लेफ्ट पे जा रही है, तो चार्ली ऑप्शन ठीक है। अगली बार चेंज करूंगा, अगली बार चेंज करूंगा, बिल्कुल इंशाल्लाह। चलें जी, आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमने दो तरह की कॉस्ट पढ़नी है, एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है?
ये देखते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट हर वो कॉस्ट होगी जिसमें हमारे पैसे खर्च हो रहे होंगे, यानी कि इसको आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी कहते हैं, यानी कि ये खर्चे करने के लिए हमारी जेब से पैसे खर्च होंगे। मिसाल के तौर पर सैलरी, सैलरी एक्सपेंस होगा, पॉकेट से पैसे जा रहे होंगे। रॉ मटेरियल खरीदना है, इसके लिए पैसे पॉकेट से जा रहे होंगे। तो ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, यानी कि इन अदर सेंस सिंपल फॉर्म में जितने भी आपके अकाउंटिंग में जो एक्सपेंस होते हैं कॉस्ट ऑफ सेल से रिलेटेड, वो सारे के सारे हमारे पास एक्सप्लिसिट कॉस्ट होते हैं। इसके अलावा जो अदर एक्सपेंसेस में भी हर वो एक्सपेंस जिसमें पैसे जा रहे होते हैं वो सारे के सारे हमारे एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। तो दैट्स वाई लिखा हुआ है जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है बुक्ड एज एन एक्सपेंस, इसको एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है, पर करता कौन है? अकाउंटेंट करता है। यानी कि अकाउंटेंट एक्सप्लिसिट कॉस्ट, हर एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट, हर एक कॉस्ट में जिसमें पैसे लग रहे होंगे बिजनेस के, उसको क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा। ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। अकाउंटेंट सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को कंसीडर करता है, अकाउंटेंट कंसीडर ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट। फिर है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि नॉन कैश कॉस्ट है, यानी कि ये ऐसी कॉस्ट है जिसमें पैसे ही नहीं लगते। अब ये अजीब सी बात होती है कि ये कैसी कॉस्ट है जिसमें पैसे नहीं लग रहे। उसके एग्जाम्पल में दो एग्जाम्पल हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट की, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एक नॉर्मल प्रॉफिट। क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जानते हो? नहीं, आसान आसान लफ्ज में मैं समझा देता हूं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिंपल सी लैंग्वेज में, सिंपल से कॉन्सेप्ट में सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट कहते हैं। हर वो चीज जिसके लिए आप कुर्बानी दोगे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास 1000 रुपये है, 1000 रुपये में मैं सिर्फ दो गुड्स खरीदना चाहता हूं, गुड ए या गुड बी। लेकिन मसला ये इन दोनों में से कोई एक ही गुड खरीद सकता हूं, क्योंकि एक आ रही है 900 रुपीज की, एक आ रही है 800 रुपीज की। 1000 में दोनों नहीं आ सकती। अगर मैं गुड ए खरीदता हूं इसका मतलब गुड बी सेक्रीफाइस हो रही है अब, और अगर गुड बी खरीदता हूं तो गुड ए सेक्रीफाइस हो रही है। मिसाल के तौर पर अगर मैं गुड ए खरीदूंगा तो मुझे गुड बी की कुर्बानी देनी पड़ेगी, गुड बी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इसका मतलब गुड बी मेरे नजदीक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगी। हमारे पूरी जिंदगी में और पूरे दिन के शेड्यूल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चल रही होती है। मिसाल के तौर पर अब जब घर से पहली क्लास लेने आते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी स्लीप है। आप सबसे कुर्बानी, अपनी नींद की कुर्बानी देकर पहली क्लास में आते हैं। ठीक है, जो बच्चे कह रहे हैं नहीं तो इसका मतलब पूरी रात जागकर क्लास में आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है, आप एक्सेप्शन टू द रूल में आ जाएंगे, टेंशन नहीं है आपकी इसकी भी। ठीक है जी। अच्छा, तो फॉर एग्जाम्पल जैसा कि कोई मैच चल रहा है, आपने कहा कि भाई मैच भी देखना है और सुबह टेस्ट भी है। अगर आप टेस्ट की खातिर मैच की कुर्बानी देते हो तो मैच को ना देखना आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। पर आपने कहा नहीं, टेस्ट तो हर हफ्ते आता है, मैच तो हर हफ्ते नहीं आएगा, है जरूरी है जिंदगी में। अगर आप मैच देखेंगे तो आपको टेस्ट कुर्बान करना पड़ेगा, तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। यानी कि हर जिंदगी में मामले में हमें गिव एंड टेक करना पड़ता है, ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट के एग्जांपल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। अभी भी आप कहेंगे सर सही वाली बात समझ में नहीं आई, यही वाली बात समझेंगे पर हम एक छोटी सी एग्जांपल के साथ। ये जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, क्या इसमें पैसे लग रहे होते हैं? नहीं नहीं नहीं, दैट्स व्हाई ये नॉन कैश कॉस्ट है। ये ऐसी कॉस्ट है जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। इसी वजह से नॉट सेपरेटली शोन एज एन एक्सपेंस, अकाउंटेंट कभी भी इस तरह की कॉस्ट को रिकॉर्ड नहीं करता सेपरेटली। बात समझ आ गई? अच्छा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन रिकॉर्ड करता है? अकाउंटेंट। इम्प्लिसिट कॉस्ट को इकोनॉमिस्ट कंसीडर करता है, क्योंकि अकाउंटेंट सिर्फ उसी को ही एक्सपेंस मानता है
जिससे पैसे जा रहे होते हैं। तो ये जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है, इकोनॉमिस्ट कंसीडर करता है इसको। क्या कंसीडर करता है कौन? इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट कंसीडर्ड एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट। इकोनॉमिस्ट दोनों कॉस्ट को कंसीडर करता है, जबकि जो अकाउंटेंट होता है ये सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही एक्सपेंस मानता है। ये बात समझ आई? हाफ आई है, कंप्लीट बात अभी समझ आने वाली है आपको। ये आपके सामने मैंने एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बनाई है। बैकग्राउंड सुन लें पहले, फिर इनकम स्टेटमेंट समझाता हूं। बैकग्राउंड ये, इसकी कहानी ये है कि मिस्टर ए है। मिस्टर ए जॉब किया करता था और उसको सैलरी 40,000 मिला करती थी। तो मिस्टर ए ने सोचा यार क्या करना है जॉब करके, हम अपना कोई बिजनेस करते हैं। तो मिस्टर ए ने जॉब क्विट की, क्योंकि जॉब वाला टाइम उसने अब बिजनेस को देना है। तो मिस्टर ए ने जॉब क्विट करके बिजनेस किया, और उस बिजनेस के पहले महीने, फर्स्ट मंथ ऑफ द बिजनेस, मिस्टर ए ने जो सेल की वो 1 लाख की, और जो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल आई वो 50,000 आई, ग्रॉस प्रॉफिट उसका 50 हो गया। कुछ अदर एक्सपेंसेस माइनस किए 20,000, और पहले ही महीने अकाउंटेंट ने कहा प्लीज मिस्टर ए फील हैप्पी हैप्पी, क्योंकि आपने पहले ही महीने 30,000 का प्रॉफिट कमा लिया। क्या ख्याल है? तो इस 30,000 के प्रॉफिट को देखकर, इस 30,000 के प्रॉफिट को देखकर जो अकाउंटेंट होगा वो मुस्कुरा रहा होगा। ठीक है जी? तो अकाउंटेंट कहेगा ठीक है यार, पहले ही महीने 30,000 का प्रॉफिट आ गया। जो मिस्टर ए था उसने क्या किया, ये वाली बात अपने दोस्त मिस्टर बी को बताई कि देख यार पहले मैं जॉब किया करता था, अब देख मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, देख पहले ही महीने 30,000 का प्रॉफिट आ गया। मिस्टर ए की किस्मत खराब, वो मिस्टर बी एक इकोनॉमिस्ट था। उसने कहा मिस्टर बी देख, मिस्टर ए भाई देख जरा, बड़ी अच्छी बात है तूने पहले ही महीने 30,000 का प्रॉफिट कमाया, पर मेरे भाई सोच जरा, अगर आज तेरे पास 30,000 ना होते तो कितने होते? उसने कहा तेरा मतलब कहने का क्या? उसने कहा देख, अगर तू आज ये बिजनेस ना करता तो जॉब करता? उसने कहा बिल्कुल ऐसे ही। उसने कहा जॉब से कितने पैसे मिल रहे थे? उसने कहा 40,000। उसने कहा सोच, अगर आज तू ये बिजनेस ना करता तो तेरे पास 40,000 होते। इसका मतलब इतना खुश मत हो, तू तो 10,000 से लॉस में चल रहा है, क्योंकि आज अगर तू बिजनेस ना करता तो जॉब से तू तो 40 कमा रहा था, अब तो तू 40 से 30 पर आ गया है। उसने कहा भाई खुशियां मत मनाओ, थोड़े फिक्रमंद हो जाओ, थोड़े फिक्रमंद हो जाओ। यानी कि अगर बिजनेस करना ही है थोड़े से सीरियस हो जाओ, बिजनेस करना ही है प्लान्स बदलो, चेंजिंग लाओ, मेहनत करो, क्योंकि अभी तुम मेरे नजदीक लॉस वाली सिचुएशन पर हो। उसने कहा अगर आपने रियल प्रॉफिट एंजॉय करना है तो मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं, इसके अकॉर्डिंग चलना है। अब वो आया, उसने कहा सेल 1 लाख की, उसने कहा बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ सेल 50,000, जीपी 50,000। यहां तक अकाउंटेंट इकोनॉमिस्ट सेम चलते हैं। इकोनॉमिस्ट ने अदर एक्सपेंस 20,000 वाले माइनस किए। उसने कहा रुक जाओ, बिजनेस से पहले जॉब करते तो? उसने कहा बिल्कुल करता था। कितना कमाते थे? 40,000 कमाता था। उसने कहा क्या 40,000 अब भी कमा रहे हो? उसने कहा नहीं। उसने कहा क्यों? क्योंकि उसने कहा जॉब वाला सारा वक्त मैं बिजनेस को दे रहा हूं। तो इकोनॉमिस्ट ने कहा क्या मैं ये कह सकता हूं बिजनेस की वजह से तुम्हें 40,000 सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं? उसने कहा बिल्कुल। उसने कहा ये तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो जो तुम सैलरी सेक्रीफाइस कर रहे हो, क्योंकि ये 40,000 इस बिजनेस की वजह से नहीं मिले, तो इस बिजनेस की कॉस्ट में ऐड करो। तो जैसे ही हमने 50 माइनस 20 किया 30, 30 माइनस 40 किया, आंसर आया नेगेटिव 10,000। उसने कहा भाई आप हमारे नजदीक लॉस में चल रहे हैं, दिस इज द इकोनॉमिक लॉस, दिस इज द
इकोनॉमिक लॉस। उसने कहा मेरे भाई, अकाउंटेंट वाले भाई को बताना कि मुस्कुराना छोड़ दे थोड़ा सा। अब मुझे नहीं पता सीरियस वाला इमोजी कैसे होता है, चल ऐसे ही कर लेते हैं अब। चलो आज के बाद नहीं ऐसे ही होगा सीरियस वाला, सही है जी। तो हमने कहा मेरे भाई मुस्कुराना छोड़ दें, थोड़े से फिक्रमंद हो जाए। उसने कहा भाई बात तो जेन्युइन है आपकी, रीजन सही है। उसने क्या किया मिस्टर ए ने, मेहनत की ओर। नेक्स्ट उसने कहा मैं अगले महीने ज्यादा मेहनत करूंगा। नेक्स्ट मंथ उसने मेहनत की, रियल कैलकुलेशन से मैं हट गया हूं, सिर्फ मुझे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने वैल्यूज को आसान कर दिया, ठीक है। मिसाल के तौर पर सेल 1 लाख की, कॉस्ट ऑफ सेल 10,000 से कम होगी, जीपी कितना आ गया 60, 20,000 अदर एक्सपेंस माइनस किया, 40 अदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला, यानी कि दिस इज इम्प्लिसिट कॉस्ट है आईसी। तो 60 माइनस 60 आंसर इज 0। आंसर क्या आया 0। कह सकता हूं अब की बार इकोनॉमिक प्रॉफिट 0 आ गया। अब की बार इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या आया 0। यहां तो की प्रॉब्लम। उसने कहा अब तुम मेरे नजदीक ब्रेक इवन पर हो, अब तुम मेरे नजदीक नो प्रॉफिट नो लॉस पे हो। उसने कहा मैं और मेहनत करूंगा। थर्ड मंथ आया, उसने और मेहनत की, लाख सेल, कॉस्ट ऑफ सेल अज्यूम करें 30 है, जीपी 70 का आ गया। अब 70 में से 20 माइनस करें 50, 50 में से 40 माइनस करें 10, अब की बार प्लस 10 आ गया। उसने कहा इकोनॉमिस्ट ने अब तुम छा गए हो, अब तुमने लेवल कर दिया, अब तुमने बिजनेस करने का हक अदा किया, अब तुम्हें पूरा पूरा मुस्कुराने का है, यानी कि अब तुम खुल के मुस्कुरा सकते हो, ठीक है जी। अच्छा जी, तो हुआ क्या, हमारा प्रॉफिट रियल सेंस में इंक्रीज हो गया। हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इंक्लूड करने के बाद भी हम प्रॉफिटेबल सिचुएशन में रहे। तो जब इकोनॉमिक प्रॉफिट पॉजिटिव होगा, जब इकोनॉमिक प्रॉफिट सरप्लस में होगा, ये हमारा रियल सेंस में हमारी ये अचीवमेंट होगी, क्योंकि अब हमें कोई रिग्रेट नहीं होगा। हमने जो कुर्बानी दी थी उसको कंसीडर करने के बाद भी हम सरप्लस में। तो ये जो प्लस वाला होगा, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉफिट। यहां पे इकोनॉमिक प्रॉफिट 0 था, यहां पे रियल में इकोनॉमिक प्रॉफिट हुआ। इकोनॉमिक प्रॉफिट। अब अगली बात सुने, जो सबसे काम की बात है, ये जो इकोनॉमिक लॉस होता है, ये जो इकोनॉमिक लॉस होता है, अब इकोनॉमिक्स का लेवल चेक करें। वो इस इकोनॉमिक लॉस को कहता है सब नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहता है, सब नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए वो लॉस ही नहीं कह रहा है इसको, इकोनॉमिक लॉस को क्या कहता है वो, सब नॉर्मल प्रॉफिट। और जब इकोनॉमिक प्रॉफिट 0 हो, जब इकोनॉमिक प्रॉफिट 0 हो, उसको कहता है नॉर्मल प्रॉफिट। उसको क्या कहता है, नॉर्मल प्रॉफिट। और जब इकोनॉमिक प्रॉफिट रियल में हो रहा होता है, उसको कहता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट, इसके दो नाम है। अब ये रीजन क्या कि इकोनॉमिस्ट क्यों हर एक में प्रॉफिट का वर्ड शामिल कर रहा है, जबकि यहां पे तो उसको प्रॉफिट ही नहीं आ रहा, यहां पे तो वो लॉस वाली सिचुएशन में है। उसकी रीजन ये है, जब वो इकोनॉमिक लॉस में भी है, जब वो इकोनॉमिक लॉस में भी है, स्टिल वहां पे अकाउंटिंग प्रॉफिट मौजूद है,
स्टिल वहां पे 30,000 का अकाउंटिंग प्रॉफिट मौजूद है। ये तो लॉस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से आया, दैट्स वाई वो इस इकोनॉमिक लॉस को भी सबनॉर्मल प्रॉफिट, मेन क्या है, थ्रेशोल्ड, थंब रूल क्या है, थंब रूल इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो वाला है, नॉर्मल प्रॉफिट थंब रूल है, नॉर्मल प्रॉफिट से कम सब नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और ये हमारी सबसे ज्यादा हाई अचीवमेंट। और जब इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो हो जाए वो नॉर्मल प्रॉफिट है। और ये नॉर्मल प्रॉफिट किस वजह से आया, इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो किस वजह से आया, इस इम्प्लिसिट कॉस्ट की वजह से आया। क्या हमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट कॉन्सेप्ट पता चल गए? एनी प्रॉब्लम? कोई सवाल हो? अब जल्दी से रीडिंग कर लें, अगर क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। हाँ, एक जल्दी से रीडिंग कर ले, फिर इंशाल्लाह ताला उसके बाद। इसमें से एमसीक्यूज किस तरह से आएगा वो सुन ले। पहला एमसीक्यूज ये आएगा कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट की एग्जांपल्स क्या हैं, तो जिसमें पैसे लग रहे होंगे वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट की एग्जांपल होगी। पहला एमसीक्यू ये सारे एमसीक्यूज होंगे जिनके ऊपर मैं टिक लगाता जा रहा हूं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट एग्जांपल्स का एमसीक्यूज बनेगा। फिर एक्सप्लिसिट कॉस्ट आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट होता है या नॉन कैश, आप कहेंगे आउट ऑफ पॉकेट, दो एमसीक्यूज हो गए। तीसरा एमसीक्यूज में एक्सप्लिसिट कॉस्ट की ये डेफिनेशन पूछेगा, तीन एमसीक्यूज ये हो गए। तीन एमसीक्यूज यहां से बनेंगे। नॉन कैश कॉस्ट इंप्लिसिट होता है, हर वो कॉस्ट जो सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं होती एज एन एक्सपेंस वो इंप्लिसिट होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नॉर्मल प्रॉफिट किसकी एग्जांपल है, इंप्लिसिट कॉस्ट की। कितने एमसीक्यूज हो गए? 6। आगे चलते हैं। फिर वो ये कहेगा, बल्कि यहां पे सेपरेटली लिख देता हूं, छठे एमसीक्यूज के बाद सातवां एमसीक्यूज वो ये कहेगा मुझे कैलकुलेट कर दो अकाउंटिंग प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट कर दो? तो आप कैलकुलेट करेंगे टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ऐसे करोगे? कितने एमसीक्यूज हो गए? 7 एमसीक्यूज हो गए। 8 एमसीक्यूज वो कहेगा इकोनॉमिक प्रॉफिट कैलकुलेट कर दो, इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए टोटल रेवेन्यू को सेल कहते हैं माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये इकोनॉमिक प्रॉफिट आएगा। कितने हो गए? 8। 9वां एमसीक्यूज वो ये कहेगा कि इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है, व्हाट वुड यू से? इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है? आप कहेंगे इसमें दो कॉस्ट शामिल होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। बात समझ आ गई? 10वां एमसीक्यूज वो आपको एक छोटी सी इनकम स्टेटमेंट इंग्लिश में लिख देगा और कहेगा कि मुझे अब एक्चुअल कैलकुलेशन कर दो कि आपको इकोनॉमिक प्रॉफिट आ रहा है, आपको इकोनॉमिक लॉस आ रहा है। तो एट द एंड आपको एक कैलकुलेशन भी करवा सकता है। ठीक है जी, चलें जी। 10 एमसीक्यू काफी है मेरे भाई, चलो काफी है। अच्छा जी, अब एक छोटी सी बात सुन लें। भाई ये बात ये है, आज सिर्फ 2-3 मिनट चाहिए आपके। या ये आ सकता है एमसीक्यूज में, या डेफिनेशन आ सकती है, या एग्जांपल आ सकती है। ठीक है? बाकी जो आप लोगों ने ये चीजें पढ़ ली हैं, इनको घर जाकर लाजमी तौर पर आप लोगों ने रिवाइज करना है। ठीक है, लाजमी। और एक बार आप सुन लें सिर्फ 2-3 मिनट के लिए, देखें अब प्लीज ना भूलिएगा, हम रोज कॉलेज में आके 2 से 3-4 घंटे जितने भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके लिए हम रोज कॉलेज में आ रहे हैं और आना जाना कर रहे हैं, पढ़ रहे होते हैं, और फिर घर जाके रिवीजन के तौर पर 2-3 घंटे और पढ़ रहे होते हैं।
यानी कि टोटल हम ऑन एवरेज 7 से 8 घंटे हम पढ़ाई में सर्व कर रहे होते हैं। हम ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि हम एक अच्छा प्रोफेशन हासिल कर सकें और एट द एंड से मकसद है कि हम अच्छे पैसे कमा सकें। पैसे सिर्फ दुनिया है, इसका मतलब हम रोज दुनिया को कमाने के लिए 6 से 7 घंटे की मेहनत कर रहे हैं। तो देखिए, हम उस चीज की ऊपर मेहनत कर रहे हैं जो मरने के बाद हमारे बिल्कुल काम नहीं आनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक के मफ़हूम में समझाने के लिए सहाबा ने समझाया कि भाई आपके 3 भाई हैं। एक भाई वो है कि अगर जब आप बीमार होंगे तो आपका ख्याल रखेगा, आपकी बीमार पुरसी करेगा, और जब आप मर जाएंगे वो आपकी बेहतरीन तरीके से तदफीन करेगा। दूसरा भाई वो है, जैसे ही आप मर जाएंगे वो कहेंगे आपका और मेरा ताल्लुक सिर्फ दुनिया तक के था, अब आगे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। पर मैं एक तीसरा भाई होगा, तीसरा भाई कहेगा मैं दुनिया में भी आपके साथ हूँ और आखिरत में भी आपके साथ हूँ। फरमाया इनमें से सबसे बेहतरीन भाई कौन है? सहाबा ने फरमाया तीसरे वाला। फरमाया जो पहला वाला है बीमारी के तौर पर बीमार पुरसी करेगा, ख्याल रखेगा ये हमारे रिलेटिव्स हैं, अजीज व अकारिब हैं, हमारे घर वाले हैं। जब हम बीमार होंगे वो हमारा ख्याल रखेंगे, और जब हम दुनिया से चल जाएंगे वो हमारी तदफीन करेंगे। उसके बाद उनका हमारा कोई ताल्लुक नहीं। फरमाया जो दूसरा भाई वो हमारा माल है, जैसे ही मैं मर जाऊंगा मेरा माल क्या हो जाएगा? मेरे साथ नहीं जाएगा, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को, हमारे अहलो याल में तकसीम हो जाएगा। तीसरा भाई हमारा नेक अमाल है, जो दुनिया में भी हमारा साथ देगा और मरने के बाद भी हमारा साथ देगा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मफहूम में हर वो शख्स जो रात को सोने से पहले सूरह मुल्क की तलावत करे, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु 29 पारा की पहली सूरह है, जो हर शख्स ये आदत बना ले, ये तकरीबन 2 सफ़ा और 3 लानों की ये सूरह पूरी, मैक्सिमम भी आपके 5 मिनट इसके ऊपर स्पेंड होंगे अगर आप रोज उसको पढ़ लें। फरमाया जब इंसान मर जाएगा ये सूरह जो मुल्क होगी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त झगड़ा करेगी, ये तो रोज मेरे तिलावत करने वाला था, तो इसको कैसे अजाब हो सकता है? हम हरगिज को अजाब नहीं होने देंगे। अब देखें, रोज 5 मिनट का अमल है तो हम इतनी बड़े अजाब से बच जाएंगे। फरमाया मरने के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी से पूछा कि आप आखिरत के तज़किरे से इतने गमगीन नहीं होते जितने कब्र के तज़किरे से होते हैं? फरमाया कब्र आखिरत की मंजिल में से पहली मंजिल है, अगर इसमें हम पार हो गए उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से आगे भी पार हो जाएंगे। तो देखें 5 मिनट का अमल है, हम बच सकते हैं। आजकल फितने का दौर है, गुनाहों से बचना बड़ा मुश्किल है, नेक अमाल करना बहुत मुश्किल है। गुनाहों से बचना भी मुश्किल, ऊपर से नेक अमाल करना भी मुश्किल, ऊपर से गुनाह करना आसान। इस फितने के दौर में हम अपने आप को कैसे बचा लें? मिसाल के तौर पर डॉक्टर बनने के लिए हमें मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, उस माहौल में रहकर हम डॉक्टर बन जाएंगे। इंजीनियरिंग के लिए हमें इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का माहौल चाहिए। इस तरह हम नेक अमाल कर लें, हमारी जिंदगी में नेक अमाल आ जाए, हमारी जिंदगी से बुराइयां चल जाएं, हमें इसके लिए नेक माहौल में जाना पड़ेगा। और नेक माहौल में से सबसे बेहतरीन माहौल मसाजिद होती है। मसाजिद बहुत नेक माहौल होते हैं, वहां पर जाके हमारे ख्यालात, हमारे जज्बात बदल जाते हैं। फरमाया अगर हम किसी फ्रेग्रेंस की शॉप पे जाएं, हमने फ्रेग्रेंस ना भी खरीदनी हो तो हम उसकी खुशबू को, फ्रेग्रेंस को एंजॉय करेंगे। और अगर हम किसी आग के भट्टे के पास जाएं, हम काम ना भी करें तो हम उसकी तपिश महसूस करेंगे। फरमाइए जो मसाजिद होती हैं ये फ्रेग्रेंस की तरह होती हैं। हम जब जाएंगे कोई नेक अमाल नहीं भी करेंगे पर नेक असरात हमारे दिल में आएंगे। और अगर मैं बुराई की मजालिस में जाऊंगा, मैं बुराई नहीं भी करूंगा पर बुरे ख्यालात तो दिल में लेकर आऊंगा ना। तो देखें, इसी के लिए हमारी आखिरत बेहतर हो जाए, हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाए। फरमाया अल्लाह रब्बुल कुरान फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना फिद दुनिया व मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक। वो लोग जो ये कहते हैं कि या अल्लाह अब हमें दुनिया अता कर दे, अल्लाह उनको दुनिया अता कर देते हैं पर आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं होता। और अगली आयत में अल्लाह फरमाते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। वो लोग जो ये कहते हैं कि या अल्लाह अब हमें दुनिया भी अता करे, हमें आखिरत भी अता करे और हमें आखिरत के अजाब से बचाएं, हमें कब्र के अजाब से बचाएं, तो अल्लाह कहते हैं हम इनको दुनिया भी देंगे, आखिरत भी देंगे। तो देखें, इसी की मेहनत के लिए लाहौर का इज्तिमा आ रहा है जो कि कल लिया, तो इंशाल्लाह कल 3 बजे यहाँ से बसेस जाएंगी, तो असर की नमाज वहां जाके पढ़ेंगे, मगरिब के बाद बयान होगा और रायविंड जाएंगे इंशाल्लाह। वहां पर लाहौर का इज्तिमा शुरू हो रहा है, कल से हम वहां पे जाएंगे। क्लासेस से पढ़कर फौरन बसेस यहाँ पे रेडी होंगी,
तो मगरिब की नमाज वहां पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वहां पे मगरिब के बाद 1 घंटे सवा घंटे का बयान होगा, वो बयान सुनेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह ताला खाना वगैरह खाएंगे और इशा की नमाज पढ़कर हम दोबारा घरों को वापस आ जाएंगे। देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार का मफहूम है कि एक घड़ी जो अल्लाह के रास्ते में लगाई जाए, एक घड़ी क्या 2 से 2.5 मिनट, एक घड़ी जो अल्लाह के रास्ते में लगाई जाए वो दुनिया और आखिरत जो कुछ इसमें सबसे अफजल है। फरमाया कि अल्लाह के रास्ते की जो धूल होती है और जो जहन्नम का धुआं होता है कभी साथ नहीं हो सकते। और जब हम अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे और जो दुआएं करेंगे अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमाएंगे। और जो घड़ी हमारी अल्लाह के रास्ते में निकल गई, अल्लाह के याद में निकल गई, वो घड़ी सबसे ज्यादा कीमती होगी और आखिरत में हमें उस घड़ी पर फख्र होगा जो हमने अल्लाह के जिक्र के साथ गुजारी है। तो इसके लिए सारे के सारे कोशिश करें। देखें हम मोहताज हैं अपनी आखिरत को संवारने के लिए, तो सारे इसकी कोशिश करेंगे ना। तो मैं भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ ही जाऊंगा, आप लोगों ने भी लाजमी जाना है, ठीक है। अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी सुरखरू अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। कल क्लास जो है वो फिर नहीं होगी, ठीक है। कल क्लास फिर नहीं होगी। चलो अल्लाह हाफिज।